हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कि सबस्टैंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ क्या होते हैं और इसके बीच मुख्य अंतर क्या होता है। बच्चों में यानी स्टूडेंट्स में बहुत से कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर इनके बीच क्या क्राइटेरिया है जिस पर हम इनको विभाजित कर सकें, डिफ्रेंशिएट कर सकें। चलिए इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू के लिए खासकर या फिर आपके प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, तो इसको हम समझते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबस्टैंटिव लॉ की, जैसे आप सारवान विधि या मौलिक विधि भी कहते हैं। तो मौलिक विधियां कैसी होती हैं या क्या होती है, तो इसकी एक परिभाषा देखें जो आपके स्क्रीन पर दिख भी रही होगी कि मौलिक विधि वे विधि होती हैं जो किसी पक्षकार के या व्यक्तियों के अधिकार और कर्तव्यों को विनिश्चित करती हैं या मानवीय व्यवहार और उनके आपसी संबंध को निश्चित करती हैं। अगर इस परिभाषा पे अगर आप देखें, यानी कि ऐसी विधि जो किसी भी व्यक्ति या पार्टीज के जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं और लायबिलिटी हैं उनको जो इंश्योर करती हैं और ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल और रेगुलेट करती हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं, उनको हम सारवान विधियां कहते हैं। अब ये तो हो गया डेफिनेशन, इसको हम एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। जैसे आप सपोज करिए, आप लोग सभी ने जो भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं और जो आम आदमी भी है इवन, वो भी जानते हैं कि जैसे कि आपके दिखते हैं भारतीय संविधान पूरे देश पे लागू हो रहा है। तो चूंकि संविधान में भी कुछ, जैसे आप अगर देखेंगे तो आपको मूल अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मूल कर्तव्य भी आपके हैं, यानी कुछ अधिकार दिए गए हैं तो कुछ कर्तव्य, कुछ सीमाएं भी आप पे लगाई गई हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आपको राइट टू इक्वलिटी का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम का अधिकार है, ऐसे बहुत से अधिकार आपको उसमें दिए गए हैं। इसका एक सबसे क्लासिक एग्जाम्पल बनता है, जैसे आप कहते हैं भारतीय दंड संहिता। ये भी मौलिक विधि है जो पहले लागू होती थी, अब लागू होता है भारतीय न्याय संहिता जुलाई 2024 के बाद से, ठीक है। तो अगर हम देखें ये क्या है आपके, कौन सा, कि भारतीय न्याय संहिता, जिसे पहले आईपीसी बोलते थे, ये कैसे मौलिक विधि। तो इसमें एक शब्द था कि मानवीय व्यवहार और उनके आपसी संबंध को निश्चित करना। तो कैसे, सपोज करिए मिस्टर ए है, तो देखिए समाज में सब लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आईपीसी या बीएनएस वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि ऐसे ह्यूमन बिहेवियर यानी ह्यूमन के द्वारा, मानव के द्वारा कौन से वो कार्य होंगे जिनको अपराध में रखा जाएगा और कौन से कार्य नहीं होंगे जिनको अपराध में नहीं रखा जाएगा। तो इसलिए अगर हम इसको चेक करें, जैसे कि सपोज करिए भाई आप जो हैं के पास, अगर आप भाई मान मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, तो मिस्टर ए के पास ये राइट थोड़ी है कि मिस्टर बी को वो ऐसे ही शूट कर दे, यानी गोली मार दे, ठीक है। अगर वो ऐसा करता है, यानी वो ऐसा कोई कार्य करता है, मिस्टर ए मिस्टर बी को शूट कर देता है यानी गोली मार देता है, तो ये कार्य आपके किसमें, भारतीय न्याय संहिता में क्या बताए, या तो ये हत्या होगा या आपराधिक मानव वध होगा। तो देखिए ये मौलिक विधि क्यों है, क्योंकि यानी इसने इस कार्य को ये बताया कि ये कार्य या तो हत्या होगा या आपराधिक मानव वध होगा। इसको हम पलट लेते हैं। अब यही विधि आपके देखिए अधिकार भी देती है, कैसे, आपको एक अधिकार देती है इसके एक्सेप्शन में, मिस्टर ए मिस्टर बी को मार सकते हैं, गोली मार सकते हैं, कब, जब उनके पास राइट टू प्राइवेट डिफेंस दिया गया है, यानी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है। फिर इन पर कोई लायबिलिटी इनकी नहीं होगी, जो हमने पढ़ा कि मौलिक विधियां राइट्स एंड ड्यूटीज को, उनकी लायबिलिटी को इंश्योर करती हैं। जैसे कि आप सपोज करिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गोली मारी, लेकिन अपने प्राइवेट डिफेंस में मारी, तब यहाँ पर पहले सिनारियो में हमने देखा कि भाई वो या तो मर्डर के लिए लायबल होंगे या कल्पेबल होमोसाइड यानी कि आपराधिक मानव वध के लिए लायबल होंगे। लेकिन इस सिचुएशन में वो किसी चीज के लिए लायबल नहीं, उनको बचाव मिल जाएगा। तो ये आपके ऐसी विधियां जो ह्यूमन बिहेवियर को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं और उनके संबंधों को रेगुलेट करती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं सारवान विधियां। इसी प्रकार आपके देख लीजिए, अब ये तो हो गया यहाँ पर आपके, इसको एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, भारतीय संविदा अधिनियम, ये भी मौलिक विधि है। कैसे कैसे मौलिक विधि, ऐसे मौलिक विधि, भाई कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, यानी उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन व्यक्ति सक्षम है, जैसे कि आप वैसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, तो ये सारी क्राइटेरिया, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होगा, कौन सी शर्तें होंगी जिसके आधार पर संविदा बनेगी और उसके आधार पर पक्षकारों के अधिकार और दायित्व तय होंगे,
तो ये सारी बात कौन बताता है? भारतीय संविदा अधिनियम बताता है। इसीलिए कहा गया है कि वे विधियां जो पक्षकारों के अधिकार और दायित्व को निश्चित करती हैं वो सारवान विधियां कहलाती हैं। जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ अगर मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो यहाँ पर अगर मिस्टर बी जो है ब्रीच करते हैं, संविदा भंग करते हैं, तो जो भी उनकी दायित्व होगा वो उनको देना पड़ेगा। इसी प्रकार लेकिन अब मिस्टर बी अवयस्क है तो यहाँ पर मिस्टर बी की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। ये सारी बात कौन तय करता है? ये सारी बात तय करता है भारतीय संविदा अधिनियम। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम उसको सारवान विधि मानते हैं। अब इसके पलट आ जाते हैं अब प्रोसीजरल लॉ में, जो उसका मेन अंतर भी, जो हम अंतर यहाँ पे जानेंगे। प्रोसीजरल लॉ जो है आपके प्रक्रियात्मक विधि, वो विधि है जो विधि मान लीजिए आपके सारभूत विधि द्वारा जो भी हमने निश्चित अधिकार और दायित्व किए थे उससे उत्पन्न विवादों को निस्तारण हेतु न्यायालय के प्रयोग के लिए प्रक्रिया निश्चित करती है। उसे हम व्यवहारिक विधि या प्रक्रिया विधि कहलाते हैं। जैसे सपोज करिए हमने आईपीसी या बीएनएस का एग्जांपल लिया कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अगर मान लीजिए गोली मार दी तो ये या तो हत्या होगा या फिर आपराधिक मानव वध होगा। ये बात किसने निश्चित की? ये बात निश्चित की आपके पहले आईपीसी अब बीएनएस ने, यानी भारतीय न्याय संहिता ने की। इसलिए हमने मौलिक विधि कह दिया। लेकिन इससे अब ये तो तय करना कि भाई मिस्टर ए ने मारा है या नहीं मारा है, उनकी लायबिलिटी बनती है या नहीं बनती है, यानी वो दायित्वधीन है या नहीं है, इस चीज को तय करने में काम कौन करेगा? वो करेगी आपके प्रक्रियात्मक विधि यानी कि प्रोसीजरल लॉ। जैसे जिसे आप पहले सीआरपीसी के नाम से जानते थे, जिसे अब हम जानते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएस के नाम से, जिसकी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध भी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब कि मौलिक विधि ने ये बताया कि कौन से कार्य अपराध होंगे और उनके बारे में कितना दंड दिया जाएगा। लेकिन जो प्रोसीजरल लॉ है उसने ये बताया, अब ऐसे मान लो ए ने बी को गोली मार दी, बी मर गए, तो ये बात तय करना कि क्या ए ने वो गोली अपने आत्मरक्षा में मारी थी या नहीं मारी थी, या दोषी है या नहीं है, ये सब बातें तय करने के लिए जिन नियम, जो रूल्स और रेगुलेशन और जो सेक्शंस हैं वो बात करते हैं, जो प्रक्रिया निर्धारित करते हैं वो बात करती है प्रक्रियात्मक विधि। तो इसे हम प्रोसीजरल लॉ कहते हैं, जो हमारे सीआरपीसी में बताया गया। जैसे अब एग्जांपल लीजिए, भाई मिस्टर ए ने मिस्टर बी को शूट किया, तो अब ऐसे तो पकड़ नहीं लोगे आप इनके लिए, तो फिर ये जरूर भाई क्या है, मिस्टर बी के जो भी परिजन हैं, जो भी वेल विशर है, वो क्या कंप्लेंट दर्ज कराएंगे। ऐसे हम एफआईआर बोलते हैं, जो गंभीर मामला है। तो एफआईआर दर्ज होने के बाद फिर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने जाएगा। उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो मिस्टर ए को गिरफ्तार करेगा, और भी लोगों को गिरफ्तारी कर सकता है जैसे वो सस्पिशियस समझता है। फिर गिरफ्तार करने के बाद वो पूरा इन्वेस्टिगेट करेगा कि भाई जिस वेपन से मर्डर हुआ है, ठीक है, जिस वेपन से गोली मारी है, सारे एविडेंसेस कलेक्ट करने के बाद वो इस बात पे पहुंचेगा या तो अपराध ए ने किया है या अपराध बी ए ने नहीं किया है। अगर उसको लगता है कि किया है तो चार्जशीट पेश करेगा, और लगता है नहीं किया है तो एफआईआर यानी फाइनल रिपोर्ट दे देगा। अब अगर मान लगता है कि अपराध किया एक सिनेरियो में, तो वो जब चार्जशीट पेश करेगा तो उस पर संज्ञान कौन लेगा? उस पर संज्ञान लेगा आपके मजिस्ट्रेट। तो जो मजिस्ट्रेट संज्ञान ले लेंगे, कॉग्निजेंस ले लेंगे, उसके पश्चात उसका ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी जो मैंने शब्द आपके कहे कि कॉग्निजेंस लेना, इन्वेस्टिगेशन करना, इन सब के बारे में किन नियमों का और किस प्रक्रिया का पालन होगा, ये सब बातें बताती है प्रक्रियात्मक विधि। जैसे आपने बीएनएस में पढ़ा होगा, अब धारा 35 कर दी है कि बिना वारंट गिरफ्तार कैसे करते हैं। पहले धारा 41 थी सीआरपीसी में, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, धारा 43 अब बात करता है, पहले धारा 46 बात करती थी। तो ये अब उसके बाद फिर ट्रायल कैसे होगा, कॉग्निजेंस कैसे लिया जाएगा, इन सब के बारे में कहाँ नियम लिखे गए, कहाँ बातें बताई गई हैं, वो प्रक्रियात्मक विधि यानी भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता में बताया गया है। इसी प्रकार के आप एक बात देखिए, ये तो क्रिमिनल से रिलेटेड हो गया। अब है आपके सिविल कोई मामला है, जैसे सिविल मामले में आपने ध्यान दिया होगा सीपीसी लागू होती है, सिविल प्रक्रिया संहिता। भाई ए और बी दो भाई हैं, आपस में बंटवारे का उनका विवाद हो गया है कि ए कह रहा है कि ये मकान मेरा है, बी कह रहा है ये मकान मेरा है। तो उसके संबंध में उस बंटवारा कैसे होगा, उसके संबंध में जो प्रक्रिया है वो सीपीसी में बताई गई है। कैसे वो सूट पेश किया जाएगा, बात कैसे होगा, किस तरीके से एविडेंस लिए जाएंगे और किस आधार पर वो डिसीजन होगा।
तो सिविल प्रक्रिया संहिता, इसलिए उसमें लिखा सिविल प्रक्रिया संहिता बताई गई है। ठीक है, जैसे पहले क्या था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी आपके आपराधिक प्रक्रिया विधि बताई गई थी। ठीक है, सॉरी संहिता बताई गई थी। तो इसी प्रकार एक और प्रक्रियात्मक विधि होती है एविडेंस जिसे हम कहते हैं, उसको भी हमने प्रक्रियात्मक विधि ही माना है। ठीक है, तो ये सारे आपके, अगर आप इसको समराइज करें तो ये आपके सबस्टैंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ में मेन अंतर जो है वो ये है कि सबस्टैंटिव लॉ जो है वो व्यक्तियों के या पार्टीज के अधिकार और लायबिलिटीज यानी कि आपके दायित्व को निश्चित करता है, और या फिर आपके मानवीय व्यवहार है, ह्यूमन बिहेवियर है, और उनका जो आपसी संबंध है उसको भी निश्चित करता है। तो उसे हम कहते हैं सारवान विधि। और उन अधिकार और दायित्व से जो भी रिलेटेड आपके विवाद होते हैं उनका निस्तारण न्यायालय किन नियमों के अनुरूप करता है उसको हम कहते हैं प्रक्रियात्मक विधि, जैसे कि आईपीसी और सीआरपीसी, या अब हो गई है बीएनएस और बीएनएसएस। ठीक है, तो ये आपके पूरे टॉपिक का एसेंस था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, और आप अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।